प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा मंगलबाल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले जो अध्याय में हमने हिंदी का जो पाठ संख्या 1 जिनका नाम था हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये कविता थी। बहुत ही लेखक ने शिव मंगल सिंह सुमन ने बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो पशु पक्षी होते हैं वो बहुत सारी सुख सुविधाएं पाकर भी उस पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, बल्कि उस अगर वो सुख सुविधाएं छीन भी ले तो हमें वो ये चाहते हैं कि हमें उड़ने की आज़ादी ज़रूरी है। यानी स्वतंत्रता, चाहे पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, सभी को स्वतंत्रता या आज़ादी सभी को प्यारी है और सभी को अच्छी लगती है। इसलिए पाठ के जो हमने सप्रश्न व्याख्या के बारे में पिछले जो अध्याय में हमने पढ़ दिया था चैप्टर में, तो अब हम इसके जो पाठ के प्रश्नोत्तर हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस प्रश्नोत्तर को मैं प्रश्न बोलूँगा, उसके बाद आंसर भी आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आपको आंसर उसको कॉपी में लिखने का प्रयास करना है और समझने का प्रयास भी करना है कि जो लेखक है या कवि है इस कविता के माध्यम से हमारे को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो अब जो इसके अभ्यास प्रश्न है वो आप देखिए। इस तरह हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी, पहला प्रश्न नंबर 1 देखिए, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी है वो पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। वापस ध्यान देना, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी है वो पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें यही है कि हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी जो पक्षी है वो पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि वहाँ उन्हें उड़ने की आज़ादी नहीं है। क्योंकि वो मतलब जो उसके सलाखों के पीछे है, जो उसके पिंजरे की जो सलाखें हैं उसके वो अंदर है, वो बाहर अपनी स्वतंत्रता नहीं है उनको। वे खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। वे खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। नदी झरने का बहता जल पीना चाहते हैं। कड़वी नींबोरी खाना चाहते हैं। पेड़ों की ऊंची डाली पर झूलना अथवा कूदना या फुदकना। अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने सूंघना। सिटीज का मतलब होता है जहाँ धरती और आसमान को जहाँ मिलता है उस स्थान पे वो मिलना ही पसंद करते हैं। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी है वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी है वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते। उन्मुक्त का मतलब होता है आज़ाद, स्वतंत्र रहकर अपनी कौन कौन सी जो इच्छाएं है वे पूरी करना चाहते हैं। तो इसको आप अगर क ख ग के हिसाब से लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो या सीधे भी लिख सकते हो। तो ये तो हमने कविता को अगर ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो आराम से इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हो। वे खुले आसमान उड़ना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वे अपनी गति से उड़ना चाहते हैं कि दूसरे की गति पे वो निर्भर नहीं करते बल्कि अपनी खुद की गति उड़ान भरना चाहते हैं। वो नदी झरनों तालाब अथवा इनका बहता जल पीना चाहते हैं। वो नीम के पेड़ की कड़वी नींबोरी भी खाना चाहते हैं। वो पेड़ की सबसे ऊंची जो फुनगी होती है, सबसे ऊंची जो डाली होती है, उन पे वो झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते और क्षितिज पर मिलन करना चाहते हैं। अब ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। तीसरे प्रश्न का भाव स्पष्ट करना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। वापस ध्यान, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम स्थिति से मेरी होड़ जाती। पक्षी ये कहते हैं कि अगर मैं इस पिंजरे में बंद नहीं होता तो असीम का मतलब होता है जिनकी कोई सीमा नहीं हो, असीम सिटीज से मेरी होड़ हो जाती। जिस स्थान पे धरती और आसमान मिले हुए नजर आते हैं उस स्थान पे मेरी प्रतिस्पर्धा होती, मेरी प्रतियोगिता होती, मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर, वापस ध्यान, मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो सिटीज में जाकर मिल जाता या मेरे प्राण अंत हो जाते या मेरी जान ही निकल जाती तो मेरे लिए बेहतर है। बल्कि वो इसलिए कहते हैं कि वो इस पिंजरे में बंद बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। आप देखिए प्रश्न 3 तो आपके जो कविता से प्रश्न लिए गए 1, 2 और 3, ये तो 3 तो हो गए। आप देखिए आगे जो कविता से आगे कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको स्वयं को देने होंगे। तो वो आप आराम से इस कविता को आपने ये, क्योंकि
कविता के आधार पे ही है। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा अनुचित या नहीं, अपने विचार लिखने। तो ये प्रश्न का उत्तर आप आराम से कर लोगे। क्या आपने भी अपने आसपास, आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है, अपनी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। ये भी उस प्रश्न का उत्तर आप आराम से लिख दोगे। ये क्योंकि इसमें 3 से 4 लाइनों का उत्तर लिख दोगे, ये क्योंकि आपको अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए जिस प्रकार लोग पशु पक्षी पालते हैं उसके बारे में बताया गया। पक्षियों को, प्रश्न नंबर 2 देखिए, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उसकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रदूषण होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो हम मतलब पक्षियों को जो अगर बंद करते हैं उस प्रकार किस प्रकार आसपास का जो पर्यावरण है जो उस वो भी प्रदूषित प्रभावित होता है। इस विषय पर आपको 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखने का प्रयास करना। उसी प्रकार आगे देखिए, अनुमान और कल्पना। इसमें प्रश्न देखिए, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में हमें अनेक समस्या उत्पन्न होती हैं। अगर पशु पक्षी माना कि नहीं होते या पक्षी जो चिड़िया वगैरह नहीं होती है, जैसे आपने देखा होगा ये जो मकर संक्रांति वगैरह इसके दौरान जो पतंग वगैरह लोग उड़ाते हैं, इससे बहुत सारे जीव जंतु जो आसमान खुले आसमान में जीते हैं उसे उसका भी मतलब नष्ट होता है। नष्ट होने या पशु पक्षी उस जो होती है धागे उनमें फंस जाते हैं और मरने की या घायल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो शहरों में तो लोग बहुत कम ऐसे होते हैं जो पशु पक्षियों के विशेष ध्यान देने की बात करते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, यदि आपके घर के किसी स्थान पर यदि किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया, चाहे घोंसला हो, किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़े, तो आप उस पक्षी के लिए इस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे। लिखिए कि किस तरह, अगर जैसे आपका घर है और घर अब वो दूसरी जगह आप चेंज करें, अब जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हो, तो आपका ये कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप उस घोंसले को सुरक्षित स्थान पे रखने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर भी आप आराम से लिख दोगे। यदि इस प्रश्न का उत्तर ये भी लिख दो कि यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें अगर घर बदलना हो, तो हमें प्रयास करेंगे कि जब तक इन घोंसलों में रखे अंडों से बच्चे नहीं निकल जाए, मतलब ये भी ध्यान रखना है, अंडे अगर पड़े हैं तो उसको किसी भी प्रकार के उनको हाथ नहीं लगाना है। हाथ लगेंगे तो वो सीधी बात है कि जो पक्षी होते हैं उसको किसी प्रकार के सेजेंगे नहीं या उनके पास नहीं आएंगे। वो ये सोचते हैं कि ये जो अंडा है वो अपवित्र हो गया या गंदा हो गया है या इसे किसी इंसान ने छू लिया, तो उसको वापस उनके पास नहीं देंगे। इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हो तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर अनुरोध करेंगे कि वो घोंसलों को यथावत रखें और न छेड़े और इनका उसे ध्यान रखें। अब देखिए भाषा की बात, 2 ये, एक तो आपके गुणवाचक विशेषण के बारे में पहला प्रश्न है, दूसरा है आपके समास के बारे में। तो अब देखिए गुणवाचक विशेषण, विशेषण की परिभाषा आपको पता होगा कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण के भेद आपने देखा होगा 4 होते हैं। तो पहला जो भेद है, कविता से इस प्रकार 3 और उदाहरण लिखने हैं। तो अगर गुणवाचक की परिभाषा देखिए, जिसमें रूप रंग है, विशेषता है, जिसमें भार है आदि की जो विशेषता बताते हैं उसको गुणवाचक, यानी किसी मनुष्य की गुण दशा इसकी स्थिति के बारे में जो अवगत कराते हैं उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण, कनक तिलिया, कनक का मतलब होता है सोना, जो तिलिया है वो सोने के समान है। कटुक निबोरी का मतलब होता है, जो निबोरी है वो कटुक का मतलब कड़वी है या खारी है। तो ये इस निबोरी की विशेषता बता रहे हैं। तो इसमें ये जो शब्द है निबोरी हो गया कटुक, तो ये इस निबोरी जो शब्द है उसकी विशेषता बता रही है, यानी कटुक, निबोरी कैसी है, कटुक। और कनक तिलिया का मतलब होता है जिनकी जो तिलिया है वो कैसी है, तिली, कनक यानी सोने जैसी है, जो उस पिंजरे की है। तारक अनार, अनार जो है वो, अनार को जो फल होता है उसको तारों की संज्ञा दी गई, यानी तारों के समान अनार है जो, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप उदाहरण लिख सकते हो, कनक तिलिया हो गया, कटुक निबोरी होगी और तारक अनार हो गया। इस प्रकार आप इस कविता में से जो उदाहरण लिख सकते हो। उसी प्रकार और उदाहरण लिखना चाहो तो आप कविता में से, हालांकि इसमें 60 के लिखना है, अगर आप और भी उदाहरण देखो, मोटा व्यक्ति है, सुंदर लड़की है, सुंदर पक्षी है, तो इस प्रकार आप इसके उदाहरण आप लिख सकते हो। उसी प्रकार आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। अब ध्यान, द्वंद्व समास यानी पिछले शायद आपने अध्याय में पढ़ा होगा समास के बारे में, मैंने क्लास में भी आपको बताएगा
कि समाज के दो सबेद होते हैं, उसमें जो पहला जो भेद होता है वो है द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज की परिभाषा के अगर देखें तो जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, वापस ध्यान, जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समाज कहते हैं। और उन शब्दों के बीच जो योजक चिन्ह होते हैं, सामासिक चिन्ह होते हैं, डैश जिनको बोलते हैं, तो ये जरूरी है। और उनको और इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। इस प्रकार जो 10 इसमें 10 उदाहरण लगने तो आप आराम से लिख दो कि दाल रोटी है, दाल रोटी, तो दाल और रोटी हो गया, अन्न जल हो गया, अन्न और जल, सुबह और शाम, पाप और पुण्य, राम और लक्ष्मण, भाई और बहन। इस प्रकार आप सुख दुख है, तन मन है, दिन रात है, दूध दही है, कच्चा पक्का है। तो इस प्रकार दो ये आप 10 उदाहरण आराम से लिख दोगे। वापस इस 10 उदाहरण को एक बार समझिए। दाल, दाल रोटी, तो इसको आप आगे लिख सकते हो दाल और रोटी। उसी प्रकार अन्न जल है, अन्न और जल, सुबह शाम, सुबह और शाम, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, सुख दुख, सुख और दुख, तन मन, तन और मन, दिन रात, दिन और रात, दूध दही, दूध और दही, कच्चा पक्का, भाई बहन, है ना। इस प्रकार आप आराम से, दादा दादी हो गया। तो तो इस प्रकार आपको प्रश्नोत्तर है तो 4 जो प्रश्न हमने पढ़े हैं, वापस देखिए कविता से 1 2 3, तो पहले से लेकर के 3 नंबर प्रश्न पढ़े। कविता से आगे, ये कविता आगे 2 प्रश्न है वो आपको मन से लिखना है, 3 4 लाइनों में उत्तर लिखने हैं। तो पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर अपनी कॉपी में सर के सामने पेश नहीं करने। मैं केवल वही आपको जब लेसन दूंगा, जब आपके समय आएगा, तो उसमें मैं केवल 4 या 5 प्रश्न आपको दूंगा, जिनके आंसर आपको लिख के कॉपी में तो सब आंसर लिखना है, लेकिन वही आंसर आपको फोटो खींच के भेजने हैं, जो आपको मैं प्रश्न नीचे आपको लिख दूंगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मेरे विद्यार्थियों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी का पालन कीजिए। जल्दी हम ये कल्पना करते हैं कि आपकी स्कूल ओपन होगी और आपको वापस वही रौनक जो स्कूल में आनी चाहिए वही आएगी। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, ओके।